गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज में तुगलक वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तुगलक वंश जो कि दिल्ली सल्तनत पे 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन रहा तुगलक वंश का। और तुगलक वंश जो होता है मूलतः तुर्की मूल का होता है और ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला तीसरा वंश है। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। लोधी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। अभी हम लोग तुगलक वंश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बाद सैयद और लोधी को भी कवर कर लेंगे। तो देखेंगे आगे कि दिल्ली सल्तनत पे यह शासन करने वाला तुगलक वंश तीसरा वंश है। इसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनका मूल नाम है गाजी मलिक। गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में नासुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर खिलजी वंश को इन्होंने समाप्त कर दिया और दिल्ली सल्तनत पे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठते हैं तथा तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम है मलिक तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी एक हिंदू जाट कन्या थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तुगलक वंश के प्रमुख शासकों को देखो तो प्रथम है गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक भी हैं, जिन्होंने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने शासन किया। उसके बाद इनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं 1351 से लेकर 1387 ईस्वी तक और ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब के पुत्र होते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में 1387 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है पुत्र वियोग में। अब देखो 1387 के बाद ये तुगलक वंश का वो दौर था जब तुगलक वंश आंतरिक विद्रोह के दौर से गुजर रहा था और फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश में ऐसे कोई शासक नहीं आते हैं जो कि शक्ति के साथ जो विद्रोह का दौर चल रहा था तुगलक वंश में उसका दमन कर सके। नतीजा ये होता है कि तुगलक वंश 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत से पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो अभी हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बाद जो कुछ शासक आए उनके नाम को भी हम लोग जानते चलेंगे। देखेंगे उनके बाद आते हैं मोहम्मद खान। मोहम्मद खान के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह तुगलक वंश का शासक बनता है। उसके बाद अबू बकर, उसके बाद नासरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं, उसके बाद आते हैं फिर तुगलक वंश के आखिरी शासक हैं नासरुद्दीन महमूद जो कि 1395 ईस्वी में तुगलक वंश के गद्दी पर बैठते हैं तथा 1398 में तैमूर का दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र पर आक्रमण होता है। आक्रमण की वजह होती है धन लूटपाट। इसी बीच में तैमूर का युद्ध होता है नासरुद्दीन महमूद से और नासरुद्दीन महमूद पराजित होते हैं और ये गुजरात भागकर वहाँ शरण लेते हैं, जहाँ गुजरात में 1413 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। इसी बीच में एक अफ़गान मूल के व्यक्ति होते हैं, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बागडोर को संभाला। कुछ दिन तक वो दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है। उसके बाद खिज्र खां के द्वारा उस व्यक्ति की भी हत्या कर दी जाती है और 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश पूर्णतः समाप्त हो जाता है और खिज्र खां ने एक नया राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। तो ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग अभी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानेंगे जो कि तुगलक वंश के संस्थापक है। तो आइए देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत पे 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इनका मूल नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी में यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तथा यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक बहुत ही ज़्यादा विद्वान और जनता के प्रति जन समर्पण रखने वाले शासकों में इन्हें गिना जाता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और खिलजियों के कार्यकाल में ये मुल्तान क्षेत्र के सूबेदार थे और मुल्तान के एक मस्जिद से एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जिसमें कि गाजी मलिक जो कि गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम था
गाजी मलिक ने 29 लड़ाइयाँ लड़ी हैं मंगोलों के खिलाफ और मंगोलों को उसने पराजित किया, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी भी कहते हैं। कहीं कहीं गयासुद्दीन तुगलक को गाजी बेग तुगलक भी कहा गया है। और इसे ही तुगलक गाजी भी कहते हैं। अन्य साहित्यिक स्रोतों में देखो तो बिहार के कवि हैं मैथिली कवि विद्यापति, इनकी रचनाओं से भी गयासुद्दीन तुगलक के विषय में महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, इन्होंने तुगलकनामा लिखा था और तुगलकनामा जो है मूलतः गयासुद्दीन तुगलक को ही समर्पित किया था। और तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक की प्रशंसा करते हुए इन्होंने लिखा कि गयासुद्दीन तुगलक के प्रत्येक कार्यों से बुद्धिमत्ता और चतुराई प्रकट होती है, ऐसा लगता है कि उसके मुकुट के नीचे योग्यताओं का निवास है, जो कि अमीर खुसरो ने तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया है। गयासुद्दीन तुगलक के बड़े पुत्र का नाम था जौना खां, कहीं कहीं इसे जूना खां भी लिखा गया है। और गयासुद्दीन तुगलक ने जौना खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था तथा उलुग खां की उपाधि से नवाजा था। बाद में 1325 ईस्वी में जौना खां दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में राजमुंद्री क्षेत्र से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। गयासुद्दीन तुगलक के निर्माण कार्यों को देखें तो इसने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर बसाया है। तुगलकों के द्वारा बनाया गया यह बहुत ही खूबसूरत नगर था और इस नगर में प्रवेश के 52 मार्ग थे। और इसी तुगलकाबाद शहर में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी है और यह हिंदू शैली से बनाया गया है। मिस्र के पिरामिड जैसे हैं उसी शेप में बनाया गया, जैसे कि हमारे तरफ मंदिर बनाई जाती है हमारे हिंदुस्तान में, और जैसे मंदिर का ये कोनिकल शेप होता है और इसके ऊपर में आमलक बनाई जाती हैं, इसके ऊपर में कलश होता है, तो इसी शेप का इस्तेमाल करके गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे को बनाया गया है। तुगलकाबाद में रोमन शैली से एक दुर्ग का निर्माण किया गया है जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। और इसी 56 कोट दुर्ग के दक्षिण दिशा में आदिल शाह का किला है जिसे गयासुद्दीन तुगलक के बड़े पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसने दिल्ली में मजलिस हुक्मरान की स्थापना की। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर जाता है तो दिल्ली सल्तनत की सत्ता को संभालने के लिए इसने मजलिस हुक्मरान की स्थापना करी थी। आगे इसके सार्वजनिक सेवाओं को देखो गयासुद्दीन तुगलक के, तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो काफ़ी दानी स्वभाव का था तथा जन कल्याणकारी कार्यों में भी रुचि लेता था और जनता के प्रति समर्पण रखते हुए वो सुबह शाम दिन में 2 बार दरबार लगाता था। साथ ही उसने दानशाला की व्यवस्था कर रखी थी और उससे जो रकम एकत्रित होती थी उससे निर्धनों, दरिद्रों और अपाहिजों की सहायता करता था। साथ ही वो अपने क्षेत्र में धार्मिक जो संस्थाएं थे उसे भी बढ़ावा देता था और उसके क्षेत्र में जो साहित्यिक जो थे उन्हें वो आर्थिक रूप से सहारा भी दिया करता था। उदाहरण के तौर पे देख लो तो अमीर खुसरो जो उसके दरबारी कवि थे उसे 1000 टंका प्रति माह की पेशकश दिया करता था, यानी सैलरी के रूप में 1000 टंका प्रति माह गयासुद्दीन तुगलक अमीर खुसरो को दिया करता था। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब्त की गई जागीरें पुनः लौटा देता है। ऐसा क्या था? तो देखो अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने क्षेत्र में विद्रोहों का दमन करने के लिए कुछ नीतियां बनाया था, जिसमें पहला था कि शराब पर वो पाबंदी लगा दिया, अमीर और उलेमाओं को मिलने से रोक दिया। साथ ही जो एक्स्ट्रा जायदाद जो लोगों के पास एकत्रित हो गई थी जिसे अलाउद्दीन विद्रोह का वजह मानता था, वो एक्स्ट्रा जायदाद को अलाउद्दीन जब्त कर लेता है और इसी जायदाद को गयासुद्दीन तुगलक अपने कार्यकाल में उन्हें पुनः लौटा देता है, जिससे इसकी गृह नीति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है, लोगों का समर्थन इसे मिलने लगता है। साथ ही इसने एक और अच्छा काम क्या किया, तो इसने दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी कन्याएं थी तुगलक वंश के अंतर्गत, जो खिलजी कन्याएं बची थी उन्हें सम्मानपूर्वक उनका विवाह करवाता है। तो ये एक अच्छा कार्य किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके साथ ही
किसान के हितों में कार्य किया तथा उनकी स्थिति में सुधार किया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिनका मानना था कि जो राज्य की आय है, राज्य की आय का स्रोत क्या था? टैक्स था, कर था। तो कर बढ़ाने की जगह उनके उत्पादन को बढ़ा दो, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो, जिससे साम्राज्य का भी फायदा होगा और किसानों की स्थिति में भी सुधार आएगा। इसके लिए उसने किसान की समस्याओं का समाधान किया तथा अपने क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि थी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की तथा उस भूमि का विकास भी किया। कैसे किया? तो देखो, जो उपजाऊ भूमि है वो तो ठीक है, जो अनउपजाऊ है, जहाँ फसल नहीं होते हैं, उसके लिए उसने नहरों और कुओं का निर्माण कराया। इसे नहरों तथा कुओं का प्रथम निर्माता भी कहते हैं, जिससे जो बंजर भूमि थी वो भी सिंचित भूमि में बदल गई, वहाँ भी फसल होने लगे। इस तरीके से उसने अपने क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि की। साथ ही उपज में साझे, जिसे हुक्मे हासिल भी कहते हैं, अथवा गल्ला बटाई जैसे नियमों को लागू किया। यानी उसने देखा कि अपने क्षेत्र में कुछ गरीब किसान हैं जो कि आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है जो कि खेती कर सके, तो उन्हें आर्थिक रूप से गयासुद्दीन तुगलक सहारा देता है। साथ ही वो किसान जिनकी फसल सबसे ज़्यादा हो रही है, फसल अच्छी हो रही है, तो ज़्यादा फसल हुई तो उनसे ज़्यादा टैक्स भी लेता था। इस तरीके से उसने अपने साम्राज्य में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए वित्तीय व्यवस्था को लगाई तथा अपने अच्छे नीतियों की वजह से उस जो आर्थिक सहायता देता था उसे ज़्यादा टैक्स के रूप में रकम लेकर उसे अपने वित्तीय सहायता को, साम्राज्य के धन को संभाल लिया। साथ ही अपने राजस्व अधिकारी को आदेश दिया कि जो तुम कर ले रहे हो उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा से ज़्यादा 1/10 रखोगे और कम से कम 1/11, इससे अधिक नहीं करोगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 बोरी अगर अनाज होती हो उसमें 1 बोरी टैक्स ले लो, और अगर उसकी उपज ज़्यादा नहीं हुई है तो 11 बोरी पर 1 बोरी कर के रूप में तुम उठा लो। तो इस तरीके से उसने किसानों की स्थिति को सुधारा तथा अपने क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करता है। इसके साथ ही गयासुद्दीन ने अपने गुप्तचर और डाक व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। इसके गुप्तचर और डाक व्यवस्था की जो जानकारी है वो इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक रिहला से प्राप्त होती है। इब्न बतूता तो जो था वो मोरक्को निवासी था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था, और उसने रिहला की पुस्तक लिखी होती है, रिहला ग्रंथ को लिखा होता है, और इस रिहला में ही गयासुद्दीन तुगलक के गुप्तचर और डाक व्यवस्था के बारे में वो उसने व्याख्या की थी। उसने बताया कि उस वक्त प्रत्येक 3/4 मील में डाक चौकियाँ बनाई गई थी, और उस वक्त जो था 100 मील तक के क्षेत्र में 100 मील तक के क्षेत्र में एक दिन में डाक पहुंचाई जाती थी। तो काफ़ी डाक व्यवस्था उत्तम थी गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में। साथ ही गयासुद्दीन तुगलक ने यातायात व्यवस्था में सुधार किया, नवीन मार्गों की निर्माण करवाया, साथ ही पुराने मार्गों की साफ सफाई करवाई। इस तरीके से उसने अपने गृह नीति को मजबूत बनाया। अब उसकी विदेश नीतियों को देखते हैं क्षेत्रफल विस्तार में। तो एक बात को याद रखना, सर्वप्रथम तुगलकों ने दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, जिसमें सर्वप्रथम उसने वारंगल क्षेत्र को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया और इस क्षेत्र को सुल्तानपुर के नाम से, इस क्षेत्र को नया नाम सुल्तानपुर रखा उसने। साथ ही देखो, उसने वारंगल अभियान जो किया था 1321 में जौना खां के नेतृत्व में वारंगल अभियान किया था उसने। उस वक्त वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। लेकिन होता क्या है कि यह अभियान असफल होता है, क्योंकि इस वक्त इस क्षेत्र में बहुत तेज महामारी फैल जाती है और इस महामारी के शिकार हो जाते हैं जौना खां के सैनिक। इस कारण जौना खां को अपने कदम पीछे लेने पड़ती हैं। लेकिन जौना खां पुनः 1323 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण करता है तथा वारंगल क्षेत्र को जीतकर इस क्षेत्र का नाम सुल्तानपुर रखता है। इसके साथ ही 1323 ईस्वी में ही जौना खां ने मदुरा, तमिलनाडु के मदुरा क्षेत्र के पांड्य राज्य को भी जीतता है और उसे भी दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। इसी के साथ ही उसने उड़ीसा क्षेत्र पे भी आक्रमण किया और उत्कल राज्य पे भी जीतकर उसने दिल्ली सल्तनत का, इन राज्यों को भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा जौना खां बना लेता है। अब देखो, वारंगल से लौटते वक्त जौना खां ने मिथिला के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। उस वक्त वहाँ के राजा थे हरसिंह देव, वहाँ आक्रमण करता तथा उन्हें भी उस क्षेत्र को भी जीत लेता है और यहाँ से ढेर सारा धन प्राप्त करता है। अब देखो, ये ऐसा इस चलते करता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र होता है वो जब खिलजी वंश के अंतिम दौर में, जब खिलजी वंश कमज़ोर पड़ जाती है, तो ये सारे क्षेत्र जो होते हैं ये अपने अपने टैक्सेस दिल्ली सल्तनत को भेजना बंद कर देते हैं, यानी खुद को स्वतंत्र करने लगते हैं। यानी कि अस्थिरता के दौर से
उस वक्त दिल्ली सल्तनत गुजर रहा था। उसके साथ ही बाह्य आक्रमण भी हो रही थी। तुगलक वंश आते हैं, तुगलक वंश भी दिल्ली सल्तनत पे जब तुगलक वंश का अधिकार होता है तो उस वक्त जो दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था होती काफ़ी अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी। अब देखो, एक तो ये अपने जो क्षेत्र जो टैक्स नहीं थे उसे जीत कर धीरे धीरे तुगलक वंश के अंतर्गत उन क्षेत्रों को लाया जा रहा था। उसके अलावा 1324 ईस्वी में जब जौना खां दक्षिण भारत के विजय में व्यस्त था, उसी वक्त मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हालांकि इससे कोई तुगलक वंश को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। गयासुद्दीन तुगलक ने सख्ती के साथ मंगोलों का सामना किया तथा मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता के दौर का फायदा उठाते हुए कई एक राज्य खुद को स्वतंत्र करने लगते हैं। उसी में था एक बंगाल। 1322 ईस्वी में शमसुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु होते ही इनके 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। तो देखते हैं शमसुद्दीन फिरोज शाह के 3 पुत्रों को। एक का नाम था, बड़े पुत्र थे गयासुद्दीन बहादुर जो कि पूर्वी बंगाल का सूबेदार था, शमसुद्दीन बोगरा शाह, और ये पश्चिम बंगाल का सूबेदार था। और जब इनके पिता की मृत्यु होती है तो गयासुद्दीन बहादुर जो होता है पूर्वी बंगाल को अपने अधीन तो कर लेता है, साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार बना लेता है और अपनी राजधानी लखनौती को हस्तांतरित कर लेता है। अब इसी में इसके जो छोटे पुत्र थे नासरुद्दीन, ये दिल्ली सल्तनत में जाकर गयासुद्दीन तुगलक से मिलता है और उसे बंगाल के अस्थिरता के बारे में बताता है। अब देखो, बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि बंगाल है समुद्री एरिया और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। तो गयासुद्दीन को पता था कि इस क्षेत्र पर अगर पुनः अधिकार हो जाए तो उसके साम्राज्य को फ़ायदा होगा, व्यापार के मार्ग खुलेंगे। तब ये क्या करता है कि 1324 ईस्वी में महमूद खां के नेतृत्व में लखनौती पे आक्रमण करता है। गयासुद्दीन तुगलक खुद ही इस अभियान में जाता है, महमूद खां के नेतृत्व में आक्रमण करता है। महमूद खां जो होता है गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा बेटा होता है। इसमें गयासुद्दीन बहादुर पराजित होते हैं तथा गयासुद्दीन बहादुर और शमसुद्दीन बोगरा शाह को बंदी बना लिया जाता है और इन्हें दिल्ली भेज दिया जाता है। और यहाँ पर नासरुद्दीन को बंगाल का शासक बना दिया जाता है। अधीन शासक के रूप में यह बंगाल के राज सिंहासन पर बैठता है। इसी के साथ ही बंगाल दिल्ली सल्तनत का पुनः हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ पर आते हैं लाइट में निजामुद्दीन औलिया। अब ये जो निजामुद्दीन औलिया होते हैं ये बाबा फरीद के शिष्य होते हैं और ये बाबा फरीद जो होते हैं ये उत्तराधिकारी होते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के, जो कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी हैं बाबा फरीद और बाबा फरीद के शिष्य होते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की जो लोकप्रियता होती है वो गयासुद्दीन तुगलक से भी ज़्यादा होती है। इस कारण जो गयासुद्दीन तुगलक जो होता है वो निजामुद्दीन औलिया के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं था, कटुतापूर्ण संबंध था। इसके साथ ही इनके शिष्य ज़्यादा थे, इनके पास रकम की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये क्या करते थे कि इन्हें जो रकम मिलता था वो जन कल्याणकारी कार्यों में लगा देते थे। और गयासुद्दीन तुगलक का ये कहना था कि आपके पास जो भी चढ़ावा आता है वो साम्राज्य का है, आप उसे साम्राज्य के हवाले कर दो। लेकिन निजामुद्दीन औलिया इस बात से सहमत नहीं थे। इसके साथ ही गयासुद्दीन तुगलक को यह खतरा था कि तुगलक वंश के जो विरोधी हैं वो भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को अपदस्थ कर दिल्ली सल्तनत के शासक बने। तो इन समस्याओं से गयासुद्दीन तुगलक घिरा था। इसके साथ ही जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान में था तभी उसे सूचना मिलती है कि उसका बड़ा पुत्र जौना खां जो है वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया। ये तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। अब ये क्या करता है कि अपने संदेश वाहक को भेजता है बहुत तेज़ी से निजामुद्दीन औलिया के पास और उसे धमकी देता है कि तुम दिल्ली छोड़कर चले जाओ या फिर इसके शरण में आ जाओ, दरबार में आओ, इसके शरण में आ जाओ। लेकिन निजामुद्दीन औलिया इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौटता अपने क्षेत्र का मुआयना करते हुए तो इसके स्वागत में जौना खां ने तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है अफगानपुर, वहां पर एक लकड़ी का महल तैयार कराता है। इसे तैयार किया था अहमद नियाज ने। यह एक कारीगर है जिसने लकड़ी का महल तैयार कराया। लौटते लौटते गयासुद्दीन तुगलक को रात हो जाता है और वो इसी महल में शरण लेता है। सारा साम्राज्य उठ के उस महल में आ जाता है।
उसी वक्त गयासुद्दीन तुगलक ने अमीर खुसरो के माध्यम से एक संदेशा भेजवाया निजामुद्दीन औलिया के पास कि अब तुम बताओ तुम्हारे स्टेटस क्या है, तुम या तो हमारी दास्ता स्वीकार कर लो या तो दिल्ली को छोड़कर चले जाओ। तो यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया ने एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य को बोला और वो था हुंजू दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी दिल्ली दूर है, जो कि अभी प्रसिद्ध, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कथन भी है। लोग बात पर बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है, यानी अभी तुम्हारे औकात से बाहर है, दिल्ली आओ तो बात करेंगे। तो होता यही है कि वो गयासुद्दीन तुगलक होता है वो दिल्ली नहीं पहुंच पाता। होता क्या है, रात में जब वो विश्राम कर रहा होता है तो महल का छत गिर जाता है और 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक और उसका पुत्र मुहम्मद खां दोनों महल के छत के नीचे दबकर मर जाते हैं और गयासुद्दीन तुगलक को उसी के द्वारा बनाए गए शहर तुगलकाबाद में जो उसने अपना मकबरा बनाया था उसी कब्र में इसे दफना दिया जाता है। इतिहासकारों ने अपना अपना मत रखा। बर्नी और फरिश्ता इतिहासकारों ने यह बताया कि महल पर बिजली गिर जाने के कारण लकड़ी का महल ध्वस्त हो गया, जो कि थोड़ा अजीब लगता है, जबकि इब्न बतूता और इसामी के अनुसार यह जौना खां का षड्यंत्र था। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से लौटते वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा वार एलिफेंट को इकट्ठा किया था, यानी बहुत ज़्यादा वार एलिफेंट को ये जीत कर ला रहे थे और जौना खां ने उन हाथियों के झुंड को देखने की इच्छा जताई। तो गयासुद्दीन तुगलक ने हाथियों का प्रदर्शन लगवाया और रात में जब वो विश्राम कर रहा था तो उन्हीं हाथियों के टक्कर की वजह से महल की छत गिर जाती है। और इतिहासकारों ने यह बताया कि जो गयासुद्दीन तुगलक होता है, गयासुद्दीन तुगलक का जो सौ था वो मुहम्मद खां की ओर था, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी पूरी कोशिश की कि उसके पुत्र की जान बच जाए, पर वजन ज़्यादा होने के कारण गयासुद्दीन तुगलक और उसका पुत्र मुहम्मद खां दोनों दबकर मर जाते हैं। तो हमें यही जानना है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है 1325 ईस्वी में और इसका मकबरा तुगलकाबाद में है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।